नमस्कार आप सभी को। चलें धीरे धीरे उपस्थित हो जाएं सभी, जिसके बाद से चर्चा को आगे बढ़ाया जा सके। चलिए आज विशेष रूप से, क्योंकि पिछले 2 दिन से एक तो 26 जनवरी के अवसर पर राष्ट्रीय पर्व था हमारा, उस दौरान कक्षा नहीं हो पाई थी और उसके पहले भी एक दिन आपकी कक्षा नहीं हुई थी। बिहार राज्य विशेष से संबंधित हमने 8 कक्षाएं अभी तक की हैं, ठीक है, जिनमें हम बिहार राज्य विशेष के प्रश्नों को देखे हैं। एक कक्षा में मिनिमम 20 प्रश्न होते थे और इस आधार पर यदि हम देखें तो लगभग हमने 150 से 200 प्रश्नों के बीच में बिहार का अध्ययन हमने किया है। क्योंकि जब हम प्रश्न की बात करते हैं तो उसके बारे में डिस्कशन भी होता है और उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी भी करते हैं। तो उसी चर्चा को हम आगे यहाँ पे बढ़ा रहे हैं और आज जो आपको चर्चा देखने को मिल रही है, इस चर्चा में विशेष रूप से अब हम पुनः राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर आ गए हैं। आज की इस चर्चा में बिहार राज्य विशेष की बात नहीं होगी, मतलब पिछले 1 वर्ष का जो हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को कवर करने का प्रयास कर रहे थे, तो उन्हीं को हम आगे बढ़ाएंगे और 1 वर्ष के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों को आगे बढ़ाते हुए अन्य फैक्ट को भी देखेंगे, जिससे कि हमारा करंट अफेयर्स, क्योंकि एक बहुत बड़ा सेक्शन है जिससे यहाँ पर कोई कमी ना हो। क्योंकि आप जानते हो, बार बार कहता हूँ कि आपकी परीक्षा में करंट अफेयर्स, साइंस हो गया और बिहार राज्य विशेष, ये 3 बड़े सेक्शन हैं। यदि आप इन 3 को अच्छे से कवर कर ले जाते हैं तो निश्चित रूप से प्रारंभिक परीक्षा में आप सफल रहेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ लोग जुड़ जाएं, इसके बाद आगे बात होती है, तब तक हम प्रश्नों की अपने शुरुआत करते हैं, ठीक है। इनमें से कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो हो सकता है आपने पूर्व में भी चर्चा उस प्रश्न के बारे में किया हो, लेकिन फिर से यदि हो रही है और आपको यदि उसका उत्तर पता है और आपको ध्यान आ रहा है कि इसको मैंने आप पहले पढ़ाया है, तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे और आपने पहले पढ़ा है तो निश्चित रूप से निराशाजनक है, इससे आपको दूर करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से हमें पढ़ना है। प्रश्न कह रहा है, COP26 जलवायु सम्मेलन में किस वर्ष तक शून्य, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये बात हो रहा है शून्य की, ठीक है। किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। COP26 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो था, उसमें किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है, यह आपको पता होना चाहिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पता होना चाहिए। तो बताएं किस वर्ष तक के लिए यह लक्ष्य रखा गया था, किस वर्ष तक इस लक्ष्य को हमें प्राप्त करना था। आपके सामने 4 विकल्प हैं, इन 4 विकल्पों पर आपको ध्यान देना है। पहला विकल्प है 2030, दूसरा विकल्प है 2045, तीसरा है 2050 और चौथा है 2070। इनमें से कौन सा है जब वैश्विक नेताओं ने, विश्व भर के जो भी सदस्य देश हैं, उन नेताओं ने यह फैसला लिया कि हम शून्य कार्बन का जो लक्ष्य है उसको हम अर्जित करेंगे, उसको हम प्राप्त करेंगे। बताएं, जवाब दीजिए। चले, शून्य कार्बन उत्सर्जन, और शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य क्यों रखा गया है, जिससे जलवायु परिवर्तन के चलते जो तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, उस तापमान में जो बढ़ोतरी है उसको 1.5 सेंटीग्रेड से कम रखा जा सके, ठीक है। 1.5 सेंटीग्रेड से कम रखा जा सके, इसी के लिए है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 1.5 से ज़्यादा ना हो पाए, इसके लिए जो हमारा तापमान है वो इससे ज़्यादा ना बढ़ने पाए, इसी के लिए यह रखा गया है या घोषणा की गई है। तो आपको बता दें, इन 4 विकल्पों की यदि हम बात करते हैं तो ये जो दीर्घकालिक लक्ष्य है ये है वर्ष 2050, तो ए विकल्प आपका सही उत्तर है। 2030 तक यदि हम बात करें तो इसमें बोला गया था कि जो 2030 हमारा आने वाला है, इसमें हम कार्बन उत्सर्जन की सीमा में केवल कटौती करेंगे। क्या करेंगे, कार्बन उत्सर्जन की सीमा में कटौती करेंगे और 2050 तक शून्य कार्बन के लक्ष्य को हम, शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। तो इसको नोट कर लीजिएगा। यहां पे बात हो रही है COP26 सम्मेलन। आपको बता दें, इसका आयोजन हुआ था ग्लासगो में, बहुत ही चर्चित था, ग्लासगो में हुआ था। ग्लासगो कहां पर पड़ता है तो आपको पता होना चाहिए। ग्लासगो जो है, जब आप यूनाइटेड किंगडम की बात करते हो तो वहां पर एक देश आता है स्कॉटलैंड, ठीक है। तो इसका आयोजन किया गया था स्कॉटलैंड में, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ग्लासगो में, स्कॉटलैंड देश के अंतर्गत ग्लासगो शहर है जहां पर इसका आयोजन किया गया था।
अब ये आपने देख लिया कि क्या चीज़ें हैं इसमें। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण है। यहाँ पे एक विकल्प आप देख रहे होगे 2070। 2070 को मैं यहाँ पे बॉक्स में रख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आपको याद आना चाहिए कि वर्ष 2070 तक, जैसे कि पूरे विश्व ने बोला कि जो कार्बन का उत्सर्जन है, शून्य कार्बन उत्सर्जन तक हम 2050 तक जाएंगे, इसमें ये घोषणा की गई। लेकिन भारत का क्या लक्ष्य है? भारत ने बोला है कि हम शून्य कार्बन उत्सर्जन को 2070 तक प्राप्त करेंगे। तो याद रखिएगा, यदि आपसे परीक्षा में इस तरह से पूछा जाता है कि भारत ने किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने का फैसला लिया है, घोषणा की है, तो वो आपको याद रखना है वर्ष 2070। ये आपको पता होना चाहिए, इसको नोट कर लीजिएगा। और आपको बता दें, भारत सरकार ने यहां पर पंचामृत फार्मूला अपनाया है, मतलब 5 फार्मूले इन्होंने ग्लासगो सम्मेलन में दिए हैं। ये 5 के 5 फार्मूले आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले इन्होंने बताया कि वर्ष 2030 तक, नोट कर लीजिएगा, वर्ष 2030 तक भारत की जो घोषणा थी, भारत ने जो वहां पे वादे किए उसकी बात हो रही है। तो भारत ने बताया कि वर्ष 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा क्षमता को जो है ये 500 गीगावाट तक ले जाएंगे। तो यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि भारत सरकार का 500 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा अर्जित करने का लक्ष्य किस वर्ष तक है, तो आपको बताना है वर्ष 2030 तक भारत 500 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा, आप कह सकते हो स्वच्छ क्षमता तक पहुंचना चाहता है। मतलब अभी तक हम जो विद्युत का उत्पादन करते हैं, ज्यादातर, 1 मिनट का समय दीजिएगा। अभी तक हम जो विद्युत का उत्पादन करते हैं उनमें से यदि हम बोलें तो ज़्यादातर जो विद्युत है, लगभग आप कह सकते हो 2/3 जो विद्युत है वो कोयले से, जीवाश्म ईंधनों से बनाई जाती है। तो भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक हम कम से कम 500 गीगावाट जो है स्वच्छ ऊर्जा क्षमता को विकसित करेंगे। पहला लक्ष्य इनका यह था। दूसरा था कि 2030 तक अपनी ऊर्जा जरूरतों का कम से कम, याद रखिएगा, 2030 तक अपनी ऊर्जा जरूरतों का कम से कम 50% हम स्वच्छ ऊर्जा से प्राप्त करेंगे। ये आपको पता होना चाहिए। मतलब वर्तमान समय में जो हमारे ऊर्जा की आपूर्ति होती है वो लगभग 9.2% है जो स्वच्छ ऊर्जा से होती है। 9.2% मात्र स्वच्छ ऊर्जा से होती है, बाकी की जीवाश्म ईंधनों से होती है। तो भारत सरकार का लक्ष्य यह भी है कि 2030 तक हमारी जितनी भी मांग रहेगी ऊर्जा की, उसका 50% जो है हम वो स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र से लाएंगे, स्वच्छ ऊर्जा के तरीके से हम ऊर्जा बनाएंगे। ठीक है, जिनमें पवन ऊर्जा शामिल है, सौर ऊर्जा शामिल है, इसके साथ साथ आप जानते हो विंड टर्मिनल भी लग रहे हैं उसके वायु पवन ऊर्जा के माध्यम से। तो इन सब के माध्यम से ये बनाना है। बायोगैस प्लांट कहीं कहीं है, वहां से भी विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। इसके साथ साथ आपको बताना है, यह भी याद रखना है, तीसरी घोषणा क्या थी भारत की? भारत की तीसरी घोषणा थी कि 2030 तक 1 अरब टन हम कार्बन उत्सर्जन कम करेंगे। याद रखना है 1 अरब टन, याद रखना है 1 अरब टन, बहुत बड़ी संख्या होती है। 1 अरब टन उत्सर्जन हम कम करेंगे। कब तक? वर्ष 2030 तक। ये भी भारत ने घोषणा की कि जो भी 2030 तक का उत्सर्जन होगा, मतलब जिस हिसाब से आज उत्सर्जन हो रहा है, 2030 तक जब हम पहुंचेंगे जो अनुपात रहेगा उसमें से कम हम 1 अरब टन हम कम करेंगे। ये भारत ने घोषणा की है। आज के डेट में यदि हम बताएं तो भारत में लगभग 63% जो विद्युत का उत्पादन होता है ये जीवाश्म ईंधनों से होता है। ये 2019 का आंकड़ा है। ठीक है, और यदि हम बात करें 2030 तक, तो 2030 तक इसको 56% तक ले जाने का लक्ष्य है, घटाकर 56% तक ले जाने का लक्ष्य है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इतनी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ चौथा लक्ष्य आपने देखा कि 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन भारत पहुंचना चाहता है, और अर्थव्यवस्था में कार्बन गहनता में 45% भी कमी लाने का लक्ष्य है भारत का। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो टारगेट है ना, ये पूछे जा सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और इसी तरह से आपको ग्लासगो ये समिट हमेशा हमेशा के लिए याद रखनी है, जब तक कि कोई आगे की इसमें कार्रवाई नहीं होती है। ठीक है, चलें इसको बताएं। अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारत की सबसे अमीर महिला बन गई हैं?
इनमें से कौन सी महिला भारत की सबसे अमीर महिला बन गई हैं, आपको बताना है। फाल्गुनी नायर, हरनाज संधू, डॉक्टर दर्पण अहलूवालिया, नीना गुप्ता। चलें बताएं, इनमें से कौन है जो हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला बनी है, आपको बताना है। चलें बताएं, चलिए जवाब दीजिएगा। देखो, एक कंपनी है जिसको बोलते थे ब्यूटी ई कॉमर्स कंपनी, आपने नाम भी सुना होगा, विशेष रूप से महिला वर्ग। नायका नामक कंपनी है और ये जो हैं ये नायका की सीईओ हैं और यहाँ पे बात हो रही है नायका की सीईओ की, तो इनका नाम है फाल्गुनी नायर और ये पहले स्थान पे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरे विकल्प पे है हरनाज सिंधु। हरनाज सिंधु का नाम तो आपने सुना होगा, क्यों सुना होगा? क्योंकि हाल ही में 17वीं, ये आपको पता होना चाहिए, हाल ही में 17वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता हुई थी 2021 और 2021 में जो मिस यूनिवर्स चुनी गई हैं उनका नाम है हरनाज सिंधु, ये नाम आपको पता होना चाहिए। तीसरा नाम है डॉक्टर दर्पण अहलूवालिया, इनका नाम क्यों याद रखना है? यह विशेष रूप से पुलिस ऑफिसर हैं, आईपीएस महिला हैं और 2021 का जो पासिंग आउट परेड था, 2021 का जो पासिंग आउट परेड था उसका नेतृत्व इन्होंने किया था, इसलिए इनका नाम याद रखना है। अगले स्थान पे है नीना गुप्ता। नीना गुप्ता के बारे में यदि हम बात करें तो विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों का रामानुजम पुरस्कार 2021 नीना गुप्ता को दिया गया है, इसलिए इनका भी नाम आपको याद रखना है। तो विशेष रूप से जब हम वर्ष भर के करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो उसमें वर्ष भर में चर्चा में रही ऐसी महिलाओं का भी जिक्र होता है, वर्ष भर में चर्चा में रही ऐसे पुरुषों का भी जिक्र होता है, साथ ही साथ विभिन्न संदर्भों में, अन्य संदर्भों में भी चर्चा में रहे पुरुषों का जिक्र होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक संदर्भों में चर्चा में रही रानी गैंडिल्यू का संबंध किस राज्य से है, बताएं। इनका नाम तो आपने इतिहास में पढ़ा होगा, रानी गैंडिल्यू, रानी गैंडिल्यू, इनका नाम आपने इतिहास में अवश्य पढ़ा होगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है रानी गैंडिल्यू का संबंध किस राज्य से है, बताएं। रानी गैंडिल्यू का संबंध किस राज्य से है? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मणिपुर। और इन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था, इसलिए इनका नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलें बताएं। जवाब दीजिएगा, अच्छा प्रश्न है। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मणिपुर, इनमें से कौन सा है? चले जवाब दीजिए। देखो, यहां पे बात हो रही है रानी गैंडिल्यू का। रानी गैंडिल्यू का संबंध है मणिपुर से। ठीक है, मणिपुर में यदि आप जाओगे तो मणिपुर में एक जिला पड़ता है जिसको बोलते हैं तामेंग लोंग। क्या नाम है? तामेंग लोंग। तो तामेंग लोंग ये जो जिला है, इसी जिले में इनका जन्म हुआ था और यहीं पर इन्होंने, मणिपुर में इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, जब इनकी ज़मीन और सारी चीज़ें छीन ली गई थी तो उसके खिलाफ इन्होंने संघर्ष किया था। 26 जनवरी 1915 को इनका जन्म हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। 26 जनवरी 1915 को इनका जन्म हुआ था और इनके नाम पर एक संग्रहालय, ये आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, जिसका नाम जो है रानी गैंडिल्यू के नाम पर रखा गया है, ये तामेंगलोंग के लुआंग कोओ गांव में बनाया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। लुआंग कोओ गांव में बनाया गया है, यह भी आपको याद रखना है। विशेष रूप से आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भारत सरकार लगातार भारत के, अभी इससे प्रश्न भी रखा है, भारत के कुछ प्रमुख राज्यों में जनजातीय संग्रहालयों का निर्माण कर रही है। उन राज्यों में जनजातीय संग्रहालयों का निर्माण कर रही है जहां पे जनजातीय इतिहास बहुत ही समृद्ध है। तो उसी के संदर्भ में एक संग्रहालय आपको मणिपुर में भी देखने को मिलता है, मणिपुर के लुआंग को गांव में, जहां पर रानी गैंडिल्यू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की स्थापना की गई है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात आता है बिहार।
बिहार की बात करते हैं, झारखंड की बात करते हैं तो बिरसा मुंडा का नाम आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो शंकर शाह का नाम याद रखना है, गढ़ मंडेला के राजा हुआ करते थे, इन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था। राजस्थान की यदि हम बात करें तो आपको भीमा नायक का नाम याद आना चाहिए। भीमा नायक ने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ क्योंकि हम जनजातियों की बात कर रहे हैं तो शायद ही आप नाम ये तो जानते होंगे, टंट्या भील, टट्टिया भील या टंट्या भील जो भी आप बोलते होंगे, इनका नाम तो आप सबने सुना होगा, टंट्या भील। क्यों जानते हैं इनको? क्योंकि ब्रिटिश खजाने को ये क्या करते थे, ये ब्रिटिश खजाने की लूटपाट करते थे, और लूटपाट करने के बाद उसको जो गरीब लोग होते थे उन आदिवासी लोगों में, गरीब लोगों में ब्रिटिश खजाने को बांट देते थे, और इनको इंडियन रॉबिन हुड के नाम से भी जाना जाता था। तो टंट्या भील को भी आपको पता रहना चाहिए, इनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद फूलो और झानो मुर्मू का नाम आपने सुना होगा। फूलो और झानो मुर्मू, इन दो आप कह सकते हो बहनों का नाम आपने अवश्य सुना होगा, फूलो और झानो मुर्मू। क्यों? क्योंकि ये संथाल जनजाति से संबंधित हैं, और संथाल विद्रोह जो हुआ था उस संथाल विद्रोह को सफल बनाने में इनकी भी भूमिका थी। और संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में हुआ था, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। इसको बताएं, निम्नलिखित में से कौन सी महिला नवाब वाजिद अली शाह के महिला दस्ते की सदस्य थी? इनमें से कौन सी महिला हैं जो आप कह सकते हो आखिरी नवाब थे जो लखनऊ के अवध के, उनके नवाब वाजिद अली शाह इनकी महिला दस्ते की सदस्य थी, आपको बताना है। और अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने भी लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों को खदेड़ने में इन्होंने भी महती भूमिका निभाई, तो इनका भी नाम आपको याद रखना है। चले बताएं, इनमें से कौन सी हैं? उदा देवी पासी, हेलेन लेप्चा, पुतली माया तमांग या मुंडे बाई, इनमें से कौन सी हैं आपको बताना है। चलें, देखो इनमें एक है मुंडे बाई। मुंडे बाई की यदि हम बात करें तो मुंडे बाई ने भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जंगल आंदोलन जो था उसको इन्होंने सफल बनाया था, जंगल सत्याग्रह को। और ये सिवनी जिले के टुरिया नामक गांव से हैं, सिवनी जिले के टुरिया नामक गांव से ये संबंधित थी। ठीक है, दूसरा नाम आता है पुतली माया तमांग। पुतली माया तमांग का एक उपनाम भी है, इसी नाम से ज़्यादातर लोग इनको जानते हैं, पुतली देवी के नाम से। और यह भी एक आदिवासी नेता थी जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महती भूमिका निभाई थी। इसके बाद बात आता है हेलेन लेप्चा। हेलेन लेप्चा भी, क्योंकि हेलेन लेप्चा का संबंध है सिक्किम दार्जिलिंग संबंधित है, और आपको बता दें कि इनके द्वारा जब इनकी भूमि पर, इनके आप कह सकते हैं वनों पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था, इनको भूमि से, जंगलों से बेदखल कर दिया था, तो उसके बाद इस क्षेत्र में विशेष रूप से सिक्किम और दार्जिलिंग के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिलाएं हैं उनका नेतृत्व किया था हेलेन लेप्चा ने। लेप्चा जनजाति से ये संदर्भित हैं। इसके बाद बात आता है उदा देवी पासी। उदा देवी पासी इस प्रश्न का सही जवाब है। नवाब वाजिद अली शाह की ये महिला दस्ते की सदस्य थी, और इन्होंने 1857 की क्रांति में भारतीय सैनिकों की मदद की थी, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा सुहेल देव स्मारक किस शहर में बन रहा है? चलिए बताएं। राजा सुहेल देव स्मारक किस शहर में बन रहा है, ये आपको बताना है। बहराइच, हबीबगंज, पटना, रांची, बताएं। राजा सुहेल देव स्मारक किस शहर में बन रहा है? चलिए जवाब दीजिए। राजा सुहेल देव स्मारक कहाँ बन रहा है? बहराइच में बन रहा है, हबीबगंज में बन रहा है, पटना में बन रहा है, रांची में बन रहा है, या इनमें से कोई नहीं। राजा सुहेल देव स्मारक कहाँ बन रहा है, ये आपको बताना है। चलें, फास्ट जवाब दीजिएगा, जो लोग उपस्थित हैं फास्ट जवाब दीजिए। और यदि आप सब इसी प्रकार से तन्मयता के साथ लगे रहे तो जल्द ही मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन के कार्यक्रम प्रारंभ किए जाएंगे। और सबसे पहले हम ऑप्शनल से चर्चा प्रारंभ करेंगे, और ऑप्शनल में विशेष रूप से जो दर्शन शास्त्र है, जिन्होंने भी दर्शन शास्त्र लिया हो उसका उत्तर लेखन होगा। यदि किसी ने इतिहास लिया हो
उसका भी उत्तर लेखन कराया जाएगा। ठीक है, तो ये कार्यक्रम जल्द ही आपके लॉन्च होंगे। दर्शन शास्त्र मुझे कराना है, तो जब भी आप तैयार होंगे, दर्शन शास्त्र से जुड़े हुए जो भी विद्यार्थी हैं वो जब भी तैयार होंगे, समझ लीजिए मैं भी तैयार हूँ। ठीक है, तो यदि किसी का दर्शन शास्त्र वैकल्पिक विषय है और आप उत्तर लेखन करना चाहते हैं इस विषय का, तो आप साथ जुड़ सकते हैं और आप जब तैयार होंगे उसी के बाद से आपको उत्तर लेखन की कक्षा प्रारंभ कर दूंगा। ठीक है, विशेष रूप से वैकल्पिक विषय के लिए। इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़े हैं, जो लोग नहीं जुड़े हैं ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी हुई है, वहां से जुड़ जाइए। दूसरी बात आपको बता दें कि इस क्लास के तुरंत बाद, जब भी ये कक्षा आपकी समाप्त होती है, इसके तुरंत बाद आपके इसी चैनल पर एक लाइव सेशन रखा गया है। और इस लाइव सेशन में जो पिछला टेस्ट हमारा हुआ था, उसकी हम बात करने वाले हैं। पिछले टेस्ट की जो लिस्ट है वो मेरे पास है, तो किस प्रकार से उसमें कुछ लोगों ने बहुत बेहतर किया, किस प्रकार से कुछ लोगों का बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन रहा, उसके बारे में बात करेंगे। तो आप में से जो भी छात्र जिन्होंने टेस्ट दिया था, तो प्लीज़ अपनी उपस्थिति अवश्य इस क्लास के तुरंत बाद दर्ज कराइएगा। चलिए बताएं, यहाँ पे बात हो रहा है राजा सुहेल देव स्मारक किस शहर में बना है। राजा सुहेल देव की यदि हम बात करें तो ये 11वीं सदी से ये चर्चा में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि 11वीं सदी में जब महमूद गजनवी ने यहाँ पे आक्रमण किया था, तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था सालार मसूद गजनवी या सालार मसूद गाजी। तो सालार मसूद गाजी जो था, उसने बहराइच शहर पर आक्रमण किया था, लेकिन उसके इस आक्रमण को राजा सुहेल देव ने जो है विफल कर दिया था और वहां पर हार गया था वो, और वहां पर उसकी हत्या भी युद्ध में हो गई थी। तो इसके कारण इनका नाम याद रखा जाता है इतिहास के संदर्भ में भी। तो इसका सही उत्तर है आपका बहराइच। बहराइच की यदि हम बात करें तो आपको बता दें, बहराइच उत्तर प्रदेश का एक शहर है, विशेष रूप से नेपाल से आप कह सकते हो जुड़ा हुआ शहर है। और उत्तर प्रदेश की जब बात आती है तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में आगामी महीनों में चुनाव है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो राजधानी है लखनऊ। यहाँ की लखनऊ की यदि हम बात करें तो आप जानते हो लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। इतनी बेसिक जानकारी है, आपको पता होना चाहिए। राजा सुहेल देव स्मारक जब बहराइच में इसका उद्घाटन हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं इसका उद्घाटन किया था, इसलिए ये आपके विभिन्न संदर्भों में महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहराइच की जब बात करते हैं तो यहाँ पे एक वन प्रभाग है जिसको बोलते हैं करतनिया वन प्रभाग। तो यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि करतनिया वन प्रभाग कहाँ है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि करतनिया वन प्रभाग बहराइच में है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद दूसरे स्थान पर आता है हबीबगंज। हबीबगंज क्यों याद रखना है? हबीबगंज आप याद रखना है इसलिए क्योंकि यह निजी क्षेत्र को दिया गया पहला रेलवे स्टेशन था, और 15 नवंबर 2021 को जब ये तैयार हो गया था, तो उसके बाद 15 नवंबर को इसका नाम बदलकर एक रानी के नाम पर रख दिया गया, और ये रानी गोंड जनजाति से संबंधित थी, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। अब आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन को कहाँ पे है, आपसे यह पूछा जाएगा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कहाँ पे है। तो रानी कमलापति के नाम पर इसका नाम रख दिया गया, इसलिए रानी कमलापति का नाम आपको याद रखना है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कहाँ पर है, ये आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें रानी कमलापति के बारे में, तो भोपाल की अंतिम हिंदू रानी थी, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, 100 करोड़ रुपए की लागत से ये रेलवे स्टेशन बना है। यहाँ पे एक नाम और है रांची। रांची की जब बात करते हैं तो आप जानते हो कि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर, 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्म दिवस होता है, और 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर रांची में एक भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान एवं संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था। तो अभी आपने एक जनजातीय संग्रहालय कहाँ देखा? रानी गेदिनलियू के नाम पर आपने देखा, मणिपुर में देखा, तामेंगलोंग जिले में देखा। ठीक है, दूसरा जनजातीय संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया जो आपने अभी देखा? रांची में स्थापित किया गया। किसके नाम पे? बिरसा मुंडा के नाम पे स्थापित किया गया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जनजातियों के नाम पे जो प्रमुख जनजाति से जुड़े हुए लोग थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति दी, अपना प्रयास किया, उनके नाम पर इस तरह के संग्रहालय बनाए जा रहे हैं, और 2 अभी तक आपने देख लिया है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बता दें कि कितने राज्यों में बन रहा है, यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए तो आपको बताना है कि ये जो जनजातीय संग्रहालय हैं ये 10 राज्यों में बन रहे हैं। क्या बिहार में भी कोई बन रहा है? नहीं, बिहार में
कोई भी संग्रहालय नहीं बन रहा है। ओवरऑल 10 जनजातीय संग्रहालय पूरे भारत में बनाए जा रहे हैं विभिन्न राज्यों में। ठीक है, क्या बिहार के आसपास के राज्यों में कोई है? तो जी हाँ है। कहां पर? छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगा, रायपुर में बनाया जा रहा है, झारखंड में रांची में आपने देख लिया, इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में भी बनाया जा रहा है। तो आपको सिर्फ संख्या याद रखनी है कि कुल 10 संग्रहालय बनाए जा रहे हैं, जिनमें से जैसे बिरसा मुंडा काफी प्रमुख हैं, आपके इतिहास से भी जुड़े हुए हैं। तो बिरसा मुंडा के नाम पे जो संग्रहालय है वो रांची में बनाया गया है। रानी गैदिनल्यू का भी नाम आपको याद रखना है कि उनके नाम पर संग्रहालय मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में बनाया गया है। ठीक है, तो 10 टोटल 10 राज्यों में संग्रहालय बनाने की बात हुई है, और ये संख्या याद रखिएगा कि इस योजना के तहत 10 राज्यों में संग्रहालय बनाए जा रहे हैं। इसको बताएं, हाल ही में भारत गौरव ट्रेन किस उद्देश्य के साथ प्रारंभ की गई? भारत गौरव ट्रेन बताएं, भारत गौरव ट्रेन किस उद्देश्य के साथ प्रारंभ की गई? बताएं, भारत गौरव ट्रेन। जवाब दीजिएगा, भारत गौरव ट्रेन। सबके पास इसका जवाब होना चाहिए, कोई नया करंट अफेयर्स नहीं है, पिछले महीने का, पिछले वर्ष का, पिछले 12 से 13 महीने का करंट अफेयर्स है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जवाब दीजिए, सबके जवाब आने चाहिए। चले जवाब दीजिएगा, इसका जवाब क्या होगा आपको बताना है। यहां पे आपके कुछ विकल्प में है, क्या दिया है? सिख धर्म से जुड़े स्थलों के लिए, हिंदू धर्म से जुड़े स्थलों के लिए, मुस्लिम धर्म से जुड़े स्थलों के लिए, पर्यटन के लिए। तो ये जो भारत गौरव ट्रेन है, इसका उद्देश्य है भारत में पर्यटन का विस्तार करना, पर्यटन के लिए है। तो याद रखना है, भारत गौरव ट्रेन जो है ये पर्यटन के लिए संबंधित है। यदि आपसे पूछ लिया जाए हिंदू धर्म से संबंधित कोई ट्रेन, जी हाँ, हिंदू धर्म में विशेष रूप से रामायण से जुड़े हुए स्थानों के लिए एक ट्रेन चलाई गई थी। कहां से चलाई गई थी? दिल्ली से चलाई गई थी, सफदरजंग से चलाई गई थी, और इसका नाम था रामायण एक्सप्रेस, जो भारत के विभिन्न राज्यों से होती हुई आपके तमिलनाडु तक जाती है। ये आपको पता होना चाहिए, कन्याकुमारी तक जाती है, तो इसको आपको याद रखना है, रामायण एक्सप्रेस। दूसरा आपको याद रखना है गुरु कृपा ट्रेन। गुरु कृपा ट्रेन क्या थी? विशेष रूप से सिख धर्म से जुड़े हुए जो प्रमुख स्थान हैं, उन स्थानों की यात्रा कराने के लिए गुरु कृपा ट्रेन भी IRCTC ने प्रारंभ किया था, ये आपको पता होना चाहिए। तो रामायण एक्सप्रेस, गुरु कृपा ट्रेन, दोनों आपको याद रखना है इस संदर्भ में। ठीक है, अब यहीं पर आपको कुछ जानकारी और बता देते हैं कि यदि आपसे पूछ लिया जाए कि रामायण एक्सप्रेस जो ट्रेन है, रामायण ट्रेन, ये बिहार के किन स्थानों को जाती है, किन जिलों को जाती है, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि फिंगर टिप्स पे हैं, ये 3 हैं। कौन कौन से? पहला है सीतामढ़ी, सीतामढ़ी, दूसरा है दरभंगा, सीतामढ़ी, दरभंगा और बक्सर, ये 3 आपको पता होना चाहिए। सीतामढ़ी, दरभंगा और बक्सर में रामायण एक्सप्रेस ट्रेन जाती है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि रामायण एक्सप्रेस ट्रेन बिहार के किन स्थानों पे जाती है? सीतामढ़ी, दरभंगा और बक्सर, ये 3 स्टॉप जो हैं रामायण एक्सप्रेस ट्रेन के बिहार में हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। गुरु कृपा ट्रेन सिख धर्म से जुड़े स्थानों के लिए, रामायण ट्रेन भगवान राम से जुड़े हुए स्थानों के लिए, और भारत गौरव ट्रेन विशेष रूप से पर्यटन के लिए चलाई गई है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ फैक्ट बचे हैं वो मैं इसमें बता देता हूं, तब तक आप बताएं। हाल ही में पूर्वोत्तर के किस राज्य को अशांत घोषित किया गया? पूर्वोत्तर का कौन सा राज्य है जिसको अशांत घोषित किया गया है? और ट्रेनों की बात हो रही थी, तब तक आप सोचें, और ट्रेनों की बात हो रही थी तो आपको पता है जयनगर से कुर्था के बीच ट्रेन चलाई गई थी, जो काफ़ी चर्चा में थी, नेपाल और भारत के बीच, जयनगर से कुर्था के बीच, जहाँ पे जयनगर आपको देखने को मिलता है मधुबनी में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मधुबनी कहाँ पे है? बिहार में है। कुर्था जो स्थान है ये है नेपाल में है, नेपाल का एक जिला है जिसको बोलते हैं धनुषा, तो नेपाल के धनुषा जिले के बीच ये चलाई गई थी, और इसकी जो कुल लंबाई थी, यदि हम कुल लंबाई की बात करें उसको भी नोट कर सकते हो, 34.50 किलोमीटर। यदि आपसे पूछ लिया जाए इसको बनाया किसने, इस ट्रैक को बनाया किसने, तो आपको याद रखना है इरकॉन इंटरनेशनल। किसने? इरकॉन
इरकॉन इंटरनेशनल ने इसको तैयार किया है, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ विश्व की यदि आपसे पूछ लिया जाए पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन कहां पे चलाई गई, विश्व की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन कहां पे चलाई गई जिसमें पायलट की आवश्यकता ही नहीं होती है, तो ये ट्रेन चलाई गई कहां पे, जर्मनी में चलाई गई, याद रखना है इसको, ठीक है। ट्रेनों की बात हो रही है तो इसके बारे में पता होना चाहिए। इसका नाम था हैम्बर्ग शहर, हैम्बर्ग शहर में ये चलाई गई जर्मनी के, जो कि पहली, विश्व की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। एक आपने कानून सुना होगा अफस्पा, ठीक है, यह आपने अवश्य सुना होगा, ये कानून आपने अवश्य सुना होगा अफस्पा, ठीक है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। इस कानून के तहत जो सुरक्षा बल होते हैं उनको असीमित शक्तियां उस क्षेत्र विशेष में मिल जाती हैं जहां पर यह कानून लागू हुआ होता है। विशेष रूप से यह कानून जो है ये शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लागू किया जाता है और उग्रवाद प्रभावित, आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में लगाया जाता है जहां पर अशांति व्याप्त होती है। पूर्वोत्तर के कुछ क्षेत्र हैं जो अलग राज्य को लेकर मांग कर रहे हैं। इसके साथ साथ पूर्वोत्तर में आप जानते हो बहुत सारे इस तरह के गुट हैं जो लगातार भारत को प्रभावित कर रहे हैं, भारत की एकता और अखंडता को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, जिनमें आपने देखा होगा कुछ गुटों के साथ भारत सरकार ने समझौता भी किया है, चाहे वो मणिपुर की यदि हम बात कर लें, नागालैंड की बात कर लें, तो ये दोनों क्षेत्र हैं जहां पे विद्रोही गुट लगातार इस तरह के कार्य करते रहते हैं। तो ये जो लगाया गया है ये बढ़ाया गया है नागालैंड में, ठीक है, नागालैंड में लगा हुआ था लेकिन इसको पुनः 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 30 दिसंबर 2021 से पुनः 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। नागालैंड की जब हम बात करते हैं तो आपको पता होगा यहाँ की राजधानी है कोहिमा, और कोहिमा में एक फेस्टिवल मनाया जाता है दिसंबर माह में जिसका नाम है हॉर्नबिल। क्या फेस्टिवल है, हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसी से मिलता जुलता एक त्यौहार है, कई बार मैंने बताया, जिसका नाम है पक्के पागा हॉर्नबिल। और पक्के पागा हॉर्नबिल जो त्यौहार है ये विशेष रूप से मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, ये आपको पता होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे एक जनजाति है न्यासी जनजाति, और न्यासी जनजाति हॉर्नबिल नामक पक्षी के संरक्षण में लगी हुई है। अरुणाचल प्रदेश में ही एक टाइगर रिजर्व है जिसको बोलते हैं नामदफा टाइगर रिजर्व। नामदफा टाइगर रिजर्व विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है, ये आपको याद रखना है। वर्तमान समय में भारत में कुल 53 टाइगर रिजर्व हैं, लेकिन 51 की सूची अभी आधिकारिक रूप से NTCA द्वारा जारी की गई है। अन्य 2 जो नए बने हैं जिनमें रामगढ़ विषधारी भी शामिल है राजस्थान का, और आपके छत्तीसगढ़ का एक शामिल है, उसको गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, उसको सिर्फ और सिर्फ अभी राज्य सरकार ने तो दर्जा दे दिया है। NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने अभी इसको टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित नहीं किया है। तो अभी आधिकारिक रूप से यदि हम देखें तो 51 है, यदि 51 आपके विकल्प में नहीं मिलता है तो 53 आपको टिक करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नदी शहर गठबंधन में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कितने शहरों को शामिल किया गया है। अब आपको समझने की जरूरत है कि अब यह नदी शहर गठबंधन है क्या। यदि नदी शहर गठबंधन आपको पता है तो आप इसका जवाब दे पाएंगे, यदि नदी शहर गठबंधन ही नहीं पता है तो आप इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाएंगे। बताएं, नदी शहर गठबंधन में कुल कितने शहरों को शामिल किया गया है। नदी शहर गठबंधन में कुल कितने शहरों को शामिल किया गया है आपको बताना है। चलें बताएं, नदी शहर गठबंधन में कुल कितने शहरों को शामिल किया गया है। देखो, नदी शहर गठबंधन का मतलब यह है कि ऐसे प्रमुख शहर जो नदियों के किनारे स्थित हैं, ऐसे प्रमुख शहरों में जो नदी है उसके नदी घाट को विकसित करने की बात की जा रही है, नदियों को स्वच्छ बनाने की बात की जा रही है। और जैसे कि आप यूरोप के देशों में देखते होंगे कि नदियां शहरों के बीच से निकलती हैं, बहुत ही स्वच्छ होती हैं, किनारे पर उतनी अच्छी आप कह सकते हो व्यवस्थाएं होती है। तो अवसंरचना विकास करना, साथ ही साथ नदियों की सफाई करना, ये उद्देश्य है। और प्रारंभिक तौर पर अभी 30 शहरों का चुनाव किया गया है, ठीक है। ऐसे 30 शहरों का पूरे भारत से चुनाव किया गया है जो प्रमुख शहर हैं, नदियों के किनारे हैं, जहां पर इस तरह के कार्यक्रम
लॉन्च किए जा सकते हैं। अब आपसे पता होना चाहिए क्या बिहार का भी कोई शहर इसमें आता है? जी हाँ, बिहार के शहर आते हैं। कौन कौन से? बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर और पटना। कौन कौन से? बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर और पटना, ये 4 शहर बिहार के भी इसमें शामिल हैं। बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर और पटना, ये 4 शहर इस योजना के तहत शामिल हैं। मतलब ये जो जिस नदी के तट पर ये शहर स्थित हैं, उस नदी का विकास किया जाएगा, उस नदी के किनारों पर विकास किया जाएगा और कह सकते हो कि उसको पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद रखना है कुल 30 शहर हैं और 30 शहरों में बिहार वाले जो हैं बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर, पटना, इसको आपको जरूर याद रखना है। नेशनल लॉजिस्टिक्स इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? नेशनल लॉजिस्टिक्स इंडेक्स, कई बार इसके बारे में बताया है लेकिन ये महत्वपूर्ण है, इसलिए याद दिलाने के लिए कि आप चीज़ों को भूलें नहीं, इसलिए बीच बीच में इसको रख लिया जाता है। बताएं, नेशनल लॉजिस्टिक्स इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? गुजरात, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु। और आपको बता दें ये इस बार की तीसरी रैंकिंग, मतलब तीसरा संस्करण है, ये आपको पता होना चाहिए। ये इस रैंकिंग का तीसरा संस्करण है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो रैंकिंग है ये लीड्स द्वारा दी जाती है, एक संस्था है लीड्स की रैंकिंग के अनुसार हम बात कर रहे हैं। तो बताएं इनमें से कौन सा है, इन चारों में से कौन सा है आपको बताना है। नेशनल लॉजिस्टिक्स इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो इसका शहर जो शीर्ष पर है वो है गुजरात, दूसरे स्थान पर है हरियाणा, तीसरे स्थान पर है पंजाब और चौथे स्थान पर है तमिलनाडु। ये आपको याद रखना है। तो 3 याद रखिए, गुजरात, हरियाणा और पंजाब, ये प्रथम 3 स्थान पर काबिज शहर हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का जवाब दीजिए और सभी को देना है क्योंकि इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल से बताया था। तो यदि आज इस प्रश्न का आप जवाब नहीं दे पाते हैं तो निश्चित रूप से बहुत ही निराशाजनक आपका फिर प्रदर्शन है, फिर आपको बहुत सुधार करने की ज़रूरत है। चलें बताएं, जवाब दीजिएगा। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक में इनमें से कौन सा राज्य शीर्ष पर है? बताएं कौन सा राज्य शीर्ष पर है, ये आपको बताना है। चारों राज्यों में से बताएं कौन सा शीर्ष पर है। जवाब सबके आने चाहिए क्योंकि इसके बारे में डिटेल से बात तो हुई है। ठीक है, पिछली क्लास में ही जो 8 नंबर की वीडियो है उसी में इसके बारे में डिटेल से बात हुई है। तो आपको याद है या नहीं याद है, इसलिए पूछना जरूरी है। बताएं, चले बताएं। देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सबसे गरीबी सूचकांक में सबसे शीर्ष पर, तो सबसे शीर्ष पर भैया विराजमान है बिहार। बिहार इनमें नहीं दिया हुआ है, मतलब ई विकल्प आपका सही उत्तर है। बिहार में 51.91% गरीब जनसंख्या रहती है, झारखंड में 42.16%, मध्य प्रदेश में 37.79%, ये आपको पता होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में यदि हम बात करें तो 36.65। कहने का मतलब है सिर्फ आपको याद रखना है बिहार के संदर्भ में कि बिहार नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सबसे गरीब राज्य है और 51.91% यहाँ पे जो जनसंख्या है वो गरीब है, ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछ लिया जाए सबसे कम गरीबी कहाँ पे है, तो सबसे कम गरीबी केरल में है और केरल में जो गरीबी है वो है 0.71%, ये आपको पता होना चाहिए। केरल भारत का सबसे अमीर राज्य है, इस संदर्भ में आप कह सकते हो। केंद्र शासित प्रदेशों की यदि हम बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे गरीब है दादर नागर हवेली और सबसे कम गरीब है पुडुचेरी, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे कम गरीब कौन सा है, मतलब सबसे अमीर राज्य कौन सा है केंद्र शासित प्रदेशों में? पुडुचेरी। सबसे गरीब राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो आपको याद रखना है दादर नागर हवेली। ठीक है, फिलहाल बिहार से पूछा जाएगा क्योंकि आप बिहार के हैं, बिहार के चैनल है, बिहार राज्य विशेष के बारे में बात हो रही है, तो ए विकल्प आपको हमेशा याद रखना है 51.91%। और इसमें से ई विकल्प आपका सही उत्तर है क्योंकि बिहार सबसे गरीब राज्य है। इसके बारे में मैंने कल डिटेल से बात किया था पिछली कक्षा में, शायद आपको याद हो। इसको बताएं, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में
छावनी बोर्ड की श्रेणी में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? अभी तक आपने देखा रहा होगा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में शहरों में किसको स्थान प्राप्त हुआ प्रथम, किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ राज्य की कैटेगरी में। लेकिन यहाँ पे बात क्या हो रही है, छावनी बोर्ड की बात हो रही है। तो बताएं छावनी बोर्ड में इनमें से कौन सा प्रथम स्थान पे है? अहमदाबाद, इंदौर, पटना, नागपुर। बताएं। प्रश्न ध्यान से पढ़ना है कि क्या पूछा जा रहा है। राज्य पूछा जा रहा है, छावनी बोर्ड पूछा जा रहा है, शहर पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? जो पूछा जा रहा है फिर उसी के संदर्भ में आपको जवाब देना है। बताएं। अहमदाबाद, इंदौर, पटना, नागपुर, इनमें से कोई नहीं। चलिए जवाब दीजिएगा। देखो इसमें इंदौर जो है ये सबसे स्वच्छ शहर है। इंदौर जो है शहरों की सूची में सबसे स्वच्छ शहर है। राज्यों की यदि हम बात करें तो कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में कौन सा राज्य स्वच्छता की दृष्टि में टॉप पे रहा, तो वो है छत्तीसगढ़। राज्यों में छत्तीसगढ़ टॉप पे है, शहरों में इंदौर टॉप पे है। छावनी बोर्ड की बात करें तो अहमदाबाद टॉप पे है। ठीक है, तो तीनों कैटेगरी याद रखना, राज्य, शहर और छावनी बोर्ड, तीनों आपको याद रखने की जरूरत है। दूसरे नंबर पर मेरठ आता है, तीसरे नंबर पर दिल्ली आता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए गंगा शहरों की बात कि गंगा शहरों में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो आपको याद रखना है पहले नंबर पर आता है वाराणसी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र। दूसरे स्थान पे आपका आता है मुंगेर और तीसरे स्थान पर आपका आता है पटना। तो दूसरे स्थान पे मुंगेर और तीसरे स्थान पे पटना। तो स्वच्छ सर्वेक्षण से यदि कोई प्रश्न अब बनता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। यदि गलत होता है तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। इसको बताएं। हाल ही में चर्चा में रहे MI-17 V5 हेलीकॉप्टर भारत ने किस देश से आयात किया था? एक विशेष हेलीकॉप्टर की बात हो रही है, MI-17 V5। ठीक है, ये हेलीकॉप्टर भारत ने किस देश से खरीदे थे? क्योंकि जानते हैं आप भारत में इस तरह के हेलीकॉप्टर नहीं बनते हैं। ठीक है, तो ये किस देश से हमने खरीदे थे? और आज सबसे ज़्यादा संख्या में यदि हम बात करें तो इन्हीं प्रकार के हेलीकॉप्टरों का प्रयोग हो रहा है। पूरे विश्व में लगभग 15 से 16 हज़ार हेलीकॉप्टरों का प्रयोग इस कंपनी का, इस प्रकार के हेलीकॉप्टरों का आज हो रहा है। मतलब बहुत ही प्रतिष्ठित हेलीकॉप्टर है। तो ये कौन सा है आपको बताना है। आपको बता दें 2008 में समझौता हुआ था और 2008 में समझौते के बाद जब समझौता हुआ था उस समय तो भारत ने 80 हेलीकॉप्टरों के लिए समझौता किया था। कितने हेलीकॉप्टरों के लिए? 80 हेलीकॉप्टरों के लिए भारत ने समझौता किया था। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कौन सा है, किस देश का है, ये आपको बताना है। आपने कुछ अन्य नाम भी सुने होंगे हेलीकॉप्टरों के, जैसे चिनूक आपने सुना होगा, आपने अपाचे सुना होगा, अपाचे सीहॉक रोमियो, आपने कामो सुना होगा जो कि नौसेना के लिए है। ठीक है, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको बता दें MI-17 V5 हेलीकॉप्टर जो हैं ये हमने रूस से खरीदे थे। ठीक है, रूस से खरीदे थे। और आपको पता होगा जो अभी हाल ही में हादसा हुआ था जनरल बिपिन रावत का, CDS जो हमारे थे, तो वो यही हेलीकॉप्टर था जिससे जनरल बिपिन रावत हादसे का शिकार हुए थे। इसलिए इस हेलीकॉप्टर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब इसमें यदि हम बात करें चिनूक और अपाचे की तो ये USA से हम ले रहे हैं। ठीक है, कामो की यदि हम बात करें तो ये रूस से खरीद रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फ्रांस से हम क्या ले रहे हैं? राफेल जो हम यूज करते हैं वो फ्रांस का है। इसको बताएं। अटल नवाचार संस्थान उपलब्धि रैंकिंग में राज्य विश्वविद्यालय की श्रेणी में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर है? क्या बोला जा रहा है? राज्य विश्वविद्यालय की श्रेणी में कौन सा संस्थान शीर्ष पर है, आपको बताना है। बताएं इनमें से कौन सा संस्थान राज्य विश्वविद्यालय की श्रेणी में शीर्ष पर है? बताएं। 4 दिए हुए हैं आपके, दिल्ली विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय, ICT महाराष्ट्र, GTU गुजरात। इनमें से कौन सा है आपको बताना है। पिछले दिनों मैंने आपको बताया था यदि केंद्र द्वारा वित्त पोषित संस्थानों की बात करें तो अटल नवाचार संस्थान उपलब्धि रैंकिंग में IIT मद्रास का स्थान पहले स्थान पे था। ये मैंने आपको बताया था, IIT मद्रास टॉप पे है। दूसरे स्थान पे IIT बॉम्बे था, तीसरे स्थान पे IIT दिल्ली था। लेकिन यहाँ पे क्या बात कर, राज्य द्वारा पोषित राज्य विश्वविद्यालयों की बात हो रही है। तो इस रैंकिंग के अनुसार राज्य विश्वविद्यालयों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा है ये आपको बताना है। बताएं।
देखो इसमें सर्वश्रेष्ठ है पंजाब विश्वविद्यालय। तो याद रखिएगा, यदि बात किया जाए अटल नवाचार संस्थान उपलब्धि रैंकिंग की, राज्य विश्वविद्यालयों में पंजाब विश्वविद्यालय टॉप पर है। यदि केंद्र द्वारा फंडित कॉलेजों की बात करें तो आईआईटी मद्रास टॉप पे है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गृह मंत्रालय ने बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाकर कितना किलोमीटर कर दिया है, और इसको लेकर बहुत विवाद था, विशेषकर पंजाब राज्य में इसको लेकर काफी विवाद था। ठीक है, तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने बीएसएफ के क्षेत्राधिकार को कितना बढ़ा दिया है, क्योंकि बीएसएफ बॉर्डर की रखवाली करने वाली फोर्स है हमारे। पहले कुछ सीमा थी, अब इसको बढ़ा दिया गया है। मतलब पहले जो सीमा थी, बीएसएफ केवल उसी सीमा के अंतर्गत पूछताछ, निगरानी या तलाशी इस तरह का अभियान कर सकती थी, बिना क्षेत्रीय पुलिस के, बिना राज्य को बताए। लेकिन अब इसका क्षेत्राधिकार बढ़ा दिया गया। हालांकि एक राज्य ऐसा भी है गुजरात, जहां पर इसका क्षेत्राधिकार कम किया गया है। ठीक है, गुजरात में इसका क्षेत्राधिकार कम किया गया है। गुजरात के अलावा अन्य राज्यों में इसके क्षेत्राधिकार को बढ़ा दिया गया है। तो बताएं कितना किया गया है। सबसे पहले बीएसएफ की बात हो रही है। पंकज कुमार सिंह डीजी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। पंकज कुमार सिंह ये हैं डीजी बीएसएफ के। 2021 अगस्त में इनकी नियुक्ति हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। अब बताएं कितना कर दिया गया। देखो पहले तो ये क्षेत्राधिकार था 15 किलोमीटर तक। पहले बीएसएफ सिर्फ 15 किलोमीटर तक के क्षेत्र में ये कार्य, निगरानी का, तलाशी का कार्य कर सकती थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 50 किलोमीटर। ठीक है, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कितनी बढ़ोतरी हुई है, तो बढ़ोतरी हुई है 35 किलोमीटर की। यदि आपसे पूछा जाए कि कुल कितना अधिकार अब हो गया है, तो आपको याद रखना है 50 किलोमीटर। अब बीएसएफ 50 किलोमीटर तक के क्षेत्र में सर्च अभियान और इस तरह की गतिविधियां संचालित कर सकती है। पहले कितने में करती थी? 15 किलोमीटर। तो यहां पे देख लीजिएगा बढ़ाकर कितना किलोमीटर कर दिया गया है, मतलब मैक्सिमम कितना हुआ है 50। यदि आपसे पूछ लिया होगा बढ़ाकर कितना किलोमीटर बढ़ाया गया है, तो बढ़ाया तो 35 किलोमीटर गया है, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब अब बीएसएफ पहले 15 किलोमीटर तक कर सकती थी, अब 50 किलोमीटर तक ये निगरानी और अन्य गतिविधियां कर सकती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इससे कौन कौन से राज्य प्रभावित होंगे? इससे मुख्य रूप से 3 राज्य प्रभावित होंगे। पहला पंजाब, दूसरा पश्चिम बंगाल, पंजाब हो गया क्योंकि पंजाब भी बॉर्डर का इलाका है, पश्चिम बंगाल हो गया, और तीसरा राज्य हो गया असम। तो क्योंकि आप जानते हो कि बीएसएफ कहां पे रखवाली करती है, बीएसएफ भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की सीमा पर लगती है। तो निश्चित रूप से जो प्रभावित राज्य हैं अब वो हैं पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम। इन क्षेत्रों में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया गया है। तो याद रखना है सभी क्षेत्रों में नहीं बढ़ाया गया, बल्कि क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी करती है तो वहां पे नहीं बढ़ाया गया, यहां पे सिर्फ पंजाब में बढ़ाया गया, पश्चिम बंगाल में बढ़ाया गया, असम में बढ़ाया गया, गुजरात में घटाया गया। जैसे मैंने बोला गुजरात में पहले बीएसएफ जो था ये 80 किलोमीटर तक के क्षेत्र में, पहले 80 किलोमीटर तक के क्षेत्र में ये निगरानी सर्च अभियान चला सकता था, लेकिन अब इसको घटाकर यहां भी 50 कर दिया गया। तो आप कह सकते हो कि अब सभी राज्यों में, विशेष रूप से पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात में एक ही स्थिति है कि बीएसएफ को 50 किलोमीटर तक का अधिकार दिया गया है। लेकिन यह याद रखना है कि इस अधिनियम के माध्यम से गुजरात में उनके क्षेत्र को घटाया गया था, 80 से 50 किया गया है, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। सेंट्रल विस्टा परियोजना के अंतर्गत किनका निर्माण कराया जा रहा है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई परीक्षा में पूछा गया है, आपके यहां भी पूछा जा सकता है। तो बताएं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत किनका निर्माण कराया जा रहा है? बताएं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत किसका निर्माण कराया जा रहा है, ये आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिएगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत किसका निर्माण कराया जा रहा है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत किसका निर्माण कराया जा रहा है? नए संसद भवन का, केंद्रीय संचालय का, सांसदों के लिए आवास का, राष्ट्रपति के लिए नया आवास, या इनमें से कोई नहीं? जवाब दीजिए। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, आपको बता दें इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत नए संसद भवन का और केंद्रीय सचिवालय, 2 चीजों का निर्माण कराया जा रहा है। सांसदों के लिए आवास नहीं बनाया जा रहा है इस परियोजना के अंतर्गत, राष्ट्रपति के लिए भी नया आवास नहीं बनाया जा रहा, बल्कि नया संसद भवन और केंद्रीय सचिवालय, मतलब ई विकल्प आपका
सही उत्तर है। तो आज के लिए इतना ही, और इसी प्रकार से बीच बीच में बिहार राज्य विशेष का भी आता रहेगा सीरीज। बिहार राज्य विशेष की भी बीच बीच में हम चर्चा करते रहेंगे, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने बिहार राज्य विशेष के करंट अफेयर्स, तो उनको भी हमें ध्यान में रख के चलना है, क्योंकि हमारा फोकस क्या है, विज्ञान, करंट अफेयर्स और बिहार राज्य विशेष, इन्हीं तीन पर हम मेन फोकस करके चल रहे हैं, क्योंकि यदि ये तीनों बेहतर हो जाते हैं तो आपके अन्य सब्जेक्ट भी बेहतर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की जो चर्चा है वो यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।